हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, सब सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बाल विकास के बारे में। बाल विकास का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं लेके आई हूँ वो सीटेट लेवल 2 के लिए है और ये लेवल 2 का ही प्रीवियस ईयर का पेपर है। आइए चलते हैं बाल विकास के पहले प्रश्न पर। और ये जो बाल विकास है, आप जानते हैं, पेडागॉजी बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और इनके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होते हैं वो हमारे पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर का सेट है तो इस सेट में क्या है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बाइलिंगुअल में है, तो इससे आपको इजी हो जाएगा पढ़ना, चाहे वो हिंदी वाले हों या फिर इंग्लिश वाले हों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। आइए चलते हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िएगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में यहाँ पर सही कथन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़, पहला ऑप्शन कहता है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। इंग्लिश में इसका है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप एंड डेवलप्ड ऑफ अ ह्यूमन। बी ऑप्शन कहता है मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन कहता है, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएं। तो जो सी वाला ऑप्शन कहता है वो कहता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। नेक्स्ट डी ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, और इंग्लिश में इसका दिया गया है द ओनली रीज़न फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, यानी कि केवल यहाँ पर आनुवांशिकता को महत्व दिया गया है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा राइट वाला, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो सी ऑप्शन होगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही क्या है, जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को क्या करेगी, प्रभावित करेंगी। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की अगर बात की जाए तो क्या होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, ये हम जानेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी नॉलेज को पैसिवली रिसीव किया जाता है, एक्टिवली नहीं। और सेकेंड ऑप्शन कहता है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, यानी नॉलेज को क्या किया जाता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है बाय द लर्नर। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। तो नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द, अनुस्मरण का मतलब हुआ रिकॉल करना, दोबारा से याद करना। तो दोबारा से याद किया जाता है टीचर के इंस्ट्रक्शन पर। क्या ऐसा होता है प्रगतिशील शिक्षा? या फिर डी ऑप्शन कहता है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे के द्वारा कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बच्चे खुद जो है उसकी संरचना को बनाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समग्र एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड। तो इट इंक्लूड, फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट केवल संकलनात्मक आकलन, ओनली सम्मेटिव
19 समेटिव असेसमेंट। सेकेंड ऑप्शन कहता है ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन यानी नाइदर फॉर्मेशन नॉर सम। थर्ड ऑप्शन कहता है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना यानी बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी। डी ऑप्शन कहता है केवल संरचनात्मक आकलन। तो जो हमारा कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है ये क्या है, तो ये बताना है इन 4 ऑप्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन यानी विविध प्रकार की रणनीति का प्रयोग करते हुए दोनों चीज़ें होंगी यहाँ पर संकलनात्मक और संरचनात्मक दोनों का ही दोनों आकलन का प्रयोग किया जाएगा यानी बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी। ये यहाँ पर सबसे सही उत्तर इसका होगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये 2019 का क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ है जो कि हमारा आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेडागोगी बेस्ड आज जो अभी लेटेस्ट पेपर आ रहे हैं वो पेडागोगी बेस्ड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका लेवल बहुत ही हाई है। इसलिए आप सब प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस मैं आपको देती रहूं। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ये कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन को इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यू एंड मोटिव दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। फर्स्ट है इंक्लूजन जिसे समावेशन बोलते हैं। सेकंड है मेन स्ट्रीमिंग जिसे मुख्य धारा से जोड़ना कहते हैं। सी ऑप्शन कहता है डिफरेंशिएशन जिसे विभेदीकरण कहते हैं और डी ऑप्शन कहता है सोशलाइजेशन जिसे हम समाजीकरण कहते हैं। तो आप जानते हैं इसका सबसे जो सही उत्तर होगा आदत, कौशल इन सभी को विकसित करने के लिए समाज ही जिम्मेदार होता है। तो यह समाजीकरण जो है प्रोसेस कहलाएगा, ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी अगर समावेशी कक्षा है तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। यानी इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लास टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कहता है आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए यानी शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी ऑफ वार्ड्स डिसेबल लर्नर। सेकेंड ऑप्शन कहता है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो आप ये तो समझ ही रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कहता है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ही ध्यान देना चाहिए यानी पे अटेंशन ओनली द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चाइल्ड। तो ये भी यहाँ पर क्या है, तो ये भी हमारा इंक्लूसिव नहीं है। और लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो लास्ट ऑप्शन कहता है कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है यानी बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें समावेशी कक्षा की, इंक्लूसिव की, तो हम क्या करते हैं उसमें बच्चे को ही बढ़ावा देते हैं यानी बच्चे पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। और यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर होगा, बच्चे पर विश्वास करेंगे कि उनके अंदर एक अपनी अलग क्षमता है। तो ये हमारा इंक्लूड होगा इसमें। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एक विद्यार्थी में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, कौन कौन सी चीज़ें वो दिखाता है क्लास में। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है पढ़ने के प्रति चिंता यानी एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग। दूसरा कहता है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में इसको कठिनाई हो रही है, निम्न स्तरीय शब्दावली है यानी पुअर वोकेबलरी स्किल है उसके पास। और फोर्थ कहता है कि पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में इसको क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है, डिफ़िकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड। तो ये किसके सूचक हैं ये सारे ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए है कि एक सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं यानी ये सारे लक्षण क्रिएटिव स्टूडेंट के होंगे, या फिर अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के जो कि क्या है लर्निंग डिसेबल हैं। तो थर्ड ऑप्शन कहता है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी जो कि क्या है एक
स्टूडेंट विथ मेंटल इम्पेयरमेंट। और डी ऑप्शन कहता है एक स्वलीन विद्यार्थी के यानी ऑटिस्टिक स्टूडेंट के। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इसके लिए ये सारे लक्षण कौन शो करेगा, तो अधिगम अशक्तता वाले यानी लर्निंग डिसेबल जो चाइल्ड हैं वो इसको शो करेंगे। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न को एक बार पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस की ओर चलेंगे। प्रश्न कहता है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के बारे में बार बार बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तर प्रदर्शन करते हैं। यानी एक ऐसा समाज है जहाँ बच्चे के जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, निम्न शिक्षा से बिलोंग करते हैं। इस रूढ़िवादिता और परिणाम स्वरूप इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवाद आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट इन योर class Bean has told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of the stereotype and result of stereotype threat, a teacher initially स्टेप कैन बी। तो टीचर यहाँ पर कौन सा स्टेप उठाएगा ये चीज़ बतानी है। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों को के बीच क्या कराएं, प्रतियोगिता कराएं यानी कंपटीशन बीट कराएं यहाँ पर। नेक्स्ट है विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में शामिल होने की सलाह दें, यानी उनको सजेशन दें कि वो किसी दूसरे जो है चीज़ में, किसी दूसरे डोमेन में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, एकेडमिक्स को छोड़ दें। नेक्स्ट कहता है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरण को प्रस्तुत करें। और क्या करें यहाँ पर, प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन कहता है इग्नोरिंग सच कंसर्न, यानी इस प्रकार के सरोकार को क्या करें, अनदेखा करें। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि प्रश्न नंबर 7 का जो सबसे आसान, जो सबसे सही एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के प्रति क्या करें, प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करें। जिससे क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता आयोजित करने से बच्चे की कैपेसिटी, बच्चे की क्षमता, ये सारी चीज़ें रूढ़िवादिता को कम कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है। यानी क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि सृजनात्मक बालक को कैसे प्रोत्साहन देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन से पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हिज क्लासरूम बाई, फर्स्ट है अभिसारी चिंतन के को हतोत्साहित करके यानी डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। डी ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करें एंड डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरस्टैंडिंग चैलेंज। और फोर्थ ऑप्शन कहता है आप सारी चिंतन पर बल देना यानी एम्फेसाइज ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर हम किस में जोर देंगे, तो 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 8 के लिए, तो वो हमारा बी वाला होगा। यानी कि बच्चे को क्या करेंगे, डिफरेंट जो है परिप्रेक्ष्य में सोचने के लिए उनके विचारों को क्या करेंगे, महत्व देंगे। यानी इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इन अप्रिसिएटिंग आइडियाज़, उनके आइडियाज़ को क्या करेंगे, उनके ओरिजिनल आइडिया को महत्व देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा अगर हम करेजिंग क्रिएटिव लर्नर्स की बात करें क्लासरूम में। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम मतलब सपोर्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग का अर्थ कौन लेता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बच्चों में पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा दें यानी इनको रिवॉर्ड करें, उसके लिए मोटिवेट करें। बी ऑप्शन कहता है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना यानी फॉलो करें कि केवल लेक्चर मोड को। और सी ऑप्शन कहता है विषय वस्तु तथा बच्चे के संपूर्ण कुशल क्षेम और अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना यानी कि उसको क्या करें, शोइंग जेन्यून इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर द चिल्ड्रन ओवरऑल वेल बीइंग
एंड लर्निंग। डी ऑप्शन कहता है बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को क्या कर दें, बढ़ा दें। तो यानी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट, अगर टेस्ट बढ़ा देंगे तो क्या बच्चे मोटिवेट होंगे। तो ये जो प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम को हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे, उनके अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार जो है उसको हम देखेंगे। यानी शोइंग जेन्यून इंटरेस्ट इन कंटेंट मैटर, हैविंग कंसर्न विद द फॉर द चाइल्ड ओवरऑल वेलबींग, यानी उनके पूरे संपूर्ण विकास को हम वहाँ पर ध्यान में रखेंगे। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। तो क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन कहता है क्रियात्मक अन्यथा, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्यों पर ध्यान देना यानी फंक्शनल फिक्स्डनेस, फोकसिंग ऑन ओनली कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकंड कहता है प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम से सीमित रहना यानी रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्ट्रक ऑन अ वे रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम। सी ऑप्शन कहता है साधन साक्ष्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना यानी कि मीन एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू द नंबर ऑफ सब गोल, यानी वहाँ पर क्या बनाए जाएँ तो वहाँ पर उपलक्ष्य में उनको क्या करें, लक्ष्यों को विभेदित कर ले उनका विश्लेषण करके। डी ऑप्शन कह रहा है कि समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया जाए यानी नो पे एनी अटेंशन ऑन इवेल्युएटिंग द सोल्यूशन। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 10 के लिए वो हमारा बी वाला उत्तर सही होगा, यानी प्रतिक्रिया निर्धारण करेंगे और समस्या का प्रस्तुतिकरण जो है वो हम यहाँ पर एक ही आयाम में सीमित रहने देंगे। तो ये वाला हमारा उत्तर सही होगा, यानी कि रिस्पॉन्स सेट को तैयार करेंगे जो कि स्टक देगा, गेटिंग स्टक ऑन अ वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम को केवल वन वे में ही रिप्रेजेंट करेगा। और ये कन्वर्जेंट, ये इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का आंसर था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 10 के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यही जो समस्या समाधान की जो प्रभावशाली अवस्था होगी वो इसकी रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की तरह काम करेगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। और प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, ये कहता है कि एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। यानी अगर समावेशी कक्षा है और उसमें जो विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, अधिगमकर्ता हैं, उनकी आवश्यकताओं को वो किस प्रकार से ध्यान रखेगा। यानी कि अ टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम। तो कैसे वो ध्यान रखेगा उनकी आवश्यकताओं का। फर्स्ट ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करेगा यानी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। बी ऑप्शन कहता है अत्यधिक लिखाई गृह कार्य देगा, उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालेगा। सी ऑप्शन कहता है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों को के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करेगा यानी कि डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। डी ऑप्शन कहता है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करेंगे और अभ्यास और रटने पर बल देंगे। आप जानते हैं कि अगर हम एनसीएफ के अकॉर्डिंग बात करें तो रटने वाला आंसर गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के लिए। और प्रश्न नंबर 11 के लिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष और उनकी कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर ही विशिष्ट स्पेशल तरह का वहाँ पर लर्निंग कराया जा सकेगा। तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम उनकी कमजोरियों को जान लेंगे तो ये वाला हमारा उत्तर सही होगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार से बर्ताव कर सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चा क्लास में नहीं स्टडी कर रहा है तो उस पर आप कैसे अटेंशन देंगे कि वो क्लास में पढ़ने लगे। फर्स्ट ऑप्शन
पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर यानी उनको स्कोल्डिंग करेंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि बच्चों को आप डांट नहीं सकते। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि उनसे टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीज़न फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, ये पूछ सकते हैं। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देंगे, तो गृह कार्य भी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हैं, ये आप नहीं कर सकते। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर बी वाला उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा। उनसे बात करके उनकी समस्या को समझेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए उनकी प्रॉब्लम को वहाँ आगे हम बढ़ेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये कहता है संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज़ क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। फर्स्ट है अनुबंधन, जिसे कंडीशनिंग बोलते हैं। सेकंड है पनिशमेंट, जिसे दंड बोलते हैं। और नेक्स्ट है रोट मेमोराइजेशन, तो ये क्या है, याद करना। और इसके बाद है पूर्व ज्ञान यानी प्रायर नॉलेज ऑफ टीचर। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो होगा विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नए ज्ञान को वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, नॉलेज को बढ़ाया जाएगा। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, ये कहता है कि बच्चे अपने घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट न्यू थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना, इट इज़ बैकग्राउंड टीचर शुड। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना, यानी डिसमिस दीज आइडियाज़ दैट चिल्ड्रन हैव। बी ऑप्शन कहता है कि बच्चे के विचार को हम खारिज कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या है, वहाँ पर सब कुछ है और बच्चे के विचारों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के विचार एवं सिद्धांतों को अनदेखा करेंगे, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन कहता है कि बच्चों को उन विचारों के लिए डांटना, स्कोल्डिंग करेंगे, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन की ओर चलते हैं संवाद के द्वारा, यानी हाँ, बच्चों से बातचीत के द्वारा उनकी अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ताकि वो क्या करें, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए अपना थोड़ा सा वो क्या करें, तो इंटरेस्ट दिखाएं। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 15 की ओर। और प्रश्न नंबर 15 में क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, कौन सी एक अच्छी शिक्षण प्रणाली नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है प्रयोग और पर्यवेक्षण, ये तो बिल्कुल अच्छी प्रणाली है। दूसरा है संवाद, ये भी क्या है, अच्छी प्रणाली के अंतर्गत ही आएगा। सी ऑप्शन कहता है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित, यानी आप किसी चीज़ का अगर फोकस करते हैं दोहराने में, तो वो भी एक हद तक क्या है, गलत बात हो गई। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को दोहराने, रटने, पढ़ने, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। डी ऑप्शन है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने, तो ये प्रोत्साहन के लिए है, तो बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर जो नहीं करेंगे, नॉट पूछा है, नॉट वाले में यही होगा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित नहीं करेंगे उनको, यानी फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, तो ये कार्य वहाँ पर नहीं किया जाएगा। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, यानी फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, तो लर्निंग को कौन सा कारक यहाँ पर प्रभावित करता है, इसके लिए कई सारे ऑप्शंस हैं और कई सारे ऑप्शंस में से कई सारे सही हैं, इसलिए यहाँ पर और ये स्टेटमेंट के थ्रू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल भी घबराएं नहीं और इन क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान से पढ़ने के लिए आइए चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ओर। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, पहला कहता है विद्यार्थी की अभिरुचि, यानी इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। दूसरा कहता है विद्यार्थी की सामवेगिक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ मायने रखती है। और थर्ड स्टेटमेंट कहता है शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, यानी पेडागॉगिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे। विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो है फैक्टर कौन से हैं जो
लर्निंग के लिए अफेक्ट करते हैं बच्चों को। तो ये 4 फैक्टर्स बताए गए हैं कि विद्यार्थी की अभिरुचि, सामवेगिक स्वास्थ्य यानी इमोशनल हेल्थ, उनकी पेडागोगिकल स्ट्रेटेजी या फिर इन सभी में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं। तो सी वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी स्टूडेंट की रुचि का ध्यान रखेंगे, उनकी सामवेगिक जो हेल्थ है उसको भी ध्यान रखेंगे, पेडागोगिकल जो स्ट्रेटेजी है उसका भी ध्यान रखेंगे और इसका भी, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन प्रश्न नंबर 16 के लिए सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो महत्वपूर्ण पहलू बताना है। डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन के लिए कौन से ज्ञान की सबसे ज़्यादा, कौन से एस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है लगातार अभ्यास यानी कंटिन्यूअस ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल। तो रिकॉल आप करेंगे ये गलत बात है, यहाँ स्मरण की बात की गई है, याद करने की बात की गई है, ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। सेकेंड है पुरस्कार या दंड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी ऑप्शन कहता है उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी नहीं होगा एक हद तक। और जो डी वाला ऑप्शन है कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो कराएंगे, सोशल इंटरेक्शंस कराएंगे बालकों को, वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 के लिए डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएँ हैं ये क्या करती हैं, ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया को क्या करती हैं, ये उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होती हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, बालक को समाज में रहकर ज्ञान प्राप्त करने में क्या करेंगे, मदद करेंगे और उनको सामाजिक अवसर प्रदान करेंगे। तो ये हमारा 17वें का डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न कहता है कि जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली इंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिज़ाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू अर्न अ रिवार्ड दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ दे आर लाइकली। तो क्या समझेंगे। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। दूसरा कहता है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है पुरस्कार के बिना उस गतिविधि को में लगे रहना, तो ये भी ऑप्शन गलत कहता है। सी ऑप्शन कहता है अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अन्य लोगों को खुश करने से पहले हम क्या करें, अपने प्रोस्पेक्टिव को, अपने पढ़ने की चीज़ों को देखेंगे, यानी सेट मैजेस्टिक गोल फॉर देमसेल्फ रादर देन अदर वर्क टू प्लीज़ अदर, यानी दूसरे के काम को हम ध्यान में ना देकर अपने काम पर ध्यान देंगे। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, तो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है ये बताना है। और इसके लिए पहला जो ऑप्शन कहता है एक दिशीय संवेग को प्रभावित करते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन। बी ऑप्शन कहता है एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, यानी यूनिडायरेक्शनल कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशंस। सी ऑप्शन कहता है द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, यानी बाई डायरेक्शनल एडिनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। और डी ऑप्शन कहता है एक दूसरे से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर द्विदिशीय होगा, यानी बाई डायरेक्शनल होगा, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होगी, यानी कि ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। ये क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मिडिल चाइल्डहुड का नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि अमूर्त रूप से सोचने
तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, यानी एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप। तो ये तर्क वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें आएंगी ही नहीं। सेकंड ऑप्शन कहता है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बात जो है कुछ हद तक क्या है, सही है। आइए सी ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। और डी ऑप्शन कहता है शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है, यानी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर वेरी रैपिडली। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है कि वो सही होगा, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न नंबर 20 का क्वेश्चन ये पूछा था कि जो है मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे क्या करेंगे। तो मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे क्या करेंगे, तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और ये कहता है कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, तो नेबरहुड क्या है, फैमिली एंड नेबरहुड बच्चे के लिए क्या काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ये प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो ये बात तो सही है। सेकंड है मध्य एजेंसियां हैं, ये बात गलत है। द्वितीय एजेंसियां हैं, ये बात भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन कहता है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां यानी साइकोलॉजिकल एजेंसीज हैं, ये भी गलत है। यहाँ पर जो परिवार है ये क्या है, प्राथमिक पाठशाला है, प्राथमिक एजेंसी है। तो ये हमारा ए वाला उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, तो ये कहता है बाल्यावस्था की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, यानी चाइल्डहुड के कॉन्सेप्ट से क्या समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, यानी अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरिस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है। सेकंड कहता है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत ही ऑप्शन हो गया और ये फर्स्ट वाला भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है, सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है कि यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उन्हें उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए। तो परिवेश निर्धारित नहीं करेगा, ये बात भी गलत है। या विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, यानी यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये बात सही होगी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट उत्तर होगा प्रश्न नंबर 22 के लिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। ये कहता है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को हम क्या कहते हैं, यानी वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टराइज्ड डीम्ड अप्रूव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी एंड रेफर्ड टू एज। फर्स्ट ऑप्शन कहता है जेंडर रोल, सेकंड कहता है जेंडर आइडेंटिटी, थर्ड ऑप्शन कहता है जेंडर स्टीरियोटाइप और डी ऑप्शन कहता है तो विभेदीकरण। तो आप जानते हैं जेंडर रूढ़िवादिता जो है ये स्टीरियोटाइप का जो है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं जिसमें पिता घर के काम में लगा रहता है, माता गतिविधि करती रहती है। यह कदम किस लिए उठाया गया है, ऐसी स्टोरीज को क्यों रखा गया है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कहता है, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं कि मैं इसके लिए इंग्लिश आपकी पढ़ूँ। तो ये क्वेश्चन हिंदी में ही समझ में आ गया कि करना क्या है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। सेकंड है यह क्या करता है, जेंडर बाइजनेस को, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। सी ऑप्शन कहता है जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है और डी ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो डी ऑप्शन कहता है कि ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो ये ऐसा नहीं है माता पिता को अलग अलग दिखाया गया, यानी ये क्या करता है, तो जेंडर रूढ़िबद्धता को क्या करता है, स्टीरियोटाइप को फिनिश करता है, यानी रूढ़िबद्धता को ये ख़त्म करता है। जेंडर बाइजनेस को ये समाप्त करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर, जो कि वाइगोस्की से लिया गया क्वेश्चन है, वाइगोस्की साहब की थ्योरी से। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क
बच्चे के निष्पादन में वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन अडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड फॉर चाइल्ड्स करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन कहता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो ये सही है या गलत बाद में देखेंगे। बी ऑप्शन कहता है पाण या ढांचा, और सी ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि अंतः व्यक्तिनिष्ठता। डी ऑप्शन कहता है खोजपूर्ण अधिगम। तो प्रश्न नंबर 25 के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा क्वेश्चन पूछा क्या है, तो ये हमारा क्या करेगा, मान लो कि सहयोग की बात यहाँ पर अगर आ गई है, सपोर्ट की बात आती है, तो वो क्या करते हैं, ढांचे की तरह काम करते हैं। इसके फोल्डिंग कहलाता है ये टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर पाण या ढांचा ये सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 25 के लिए, जो कि वाइगोस्की साहब से लिया गया हुआ प्रश्न है। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 27 की ओर। अब सॉरी गाइस, प्रश्न नंबर 26 की ओर, जो कि कहता है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश दर्शाता है, अवस्था पर दर्शाता है। तो नूर ने ऐसा क्यों कहा, ये जो रीज़न है कि आज मैंने तुम्हें अपना खाना दिया था, तुम अपना खाना मुझे दो क्योंकि कल मैंने अपना दिया था। तो इसके कथन के अनुसार यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि आज्ञा पालन एवं पूर्व परंपरागत, तो ये बात तो यहाँ पर नहीं सही है। दूसरा है अच्छा होना या परंपरागत, तो ये भी नहीं सही है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन कट गया। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ कहता है कानून व्यवस्था पश्च परंपरागत, तो ये भी नहीं आएगा। आएगा क्या, तो आदान प्रदान, एक बार वो ले रही है एक बार वो दे रही है, यानी आदान प्रदान हो गया। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है, परंपरागत यानी कन्वेंशनल लेवल के अंदर आ रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी कि ये हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार आदान प्रदान वाली सीरीज में आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 जो कि वाइगोस्की से लिया गया क्वेश्चन है। बच्चे के अनुसार चिंतन डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो क्यों समझना आवश्यक है, ये थ्योरी किससे ली गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है जीन पियाजे से, दूसरा कहता है वाइगोस्की से, सी कहता है अल्बर्ट बंडूरा से, और चौथा कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग से। तो बच्चे जो चिंतन करते हैं, तो सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ की बात जो की थी, समाज और संस्कृति की, तो वो किसने बात की थी, वाइगोस्की साहब ने बात की थी। आप इनको ध्यान रखेंगे, ले वाइगोस्की यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट फॉर द 27। आइए चलते हैं पियाजे की थ्योरी के से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए कहता है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। बी ऑप्शन कहते हैं कि अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। सी ऑप्शन कहता है कि केवल पाठ्यक्रम, तो केवल आ गया ओनली, तो ये निगेटिव वर्ड पहले ही है। और डी ऑप्शन कहता है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गलत ऑप्शन हो जाएगा। या ये भी जो है केवल वर्ड आ गया है, तो ये भी निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यानी ऐसी समस्याओं को प्रस्तुत करेंगे जिससे बच्चे तर्क के आधार पर समस्या की समाधान करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर, जो कि गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से लिया गया क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर्स के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो गार्डनर के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन कहता है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, यानी एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली।
सेकंड ऑप्शन कहता है कि संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल और सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। सी ऑप्शन कहता है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। और डी ऑप्शन कहता है कि ध्वनि, ताल एवं शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता, ये हमारी जो है इसके अंतर्गत आती है। तो ये क्या है, एक बार इंग्लिश वाला ऑप्शन भी पढ़ देती हूँ। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न, यानी यहाँ पर क्या है कि वो पैटर्न को डिटेक्ट कर पाएंगे, खोज कर पाएंगे, तर्क कर पाएंगे, उससे हैंडल कर पाएंगे लॉन्ग चेन फॉर रीजनिंग। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। और आज चलते हैं सीरीज़ के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। इंग्लिश वर्जन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकली डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप। डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि यहाँ पर किसकी बात की गई है, निगमनात्मक थिंकिंग की बात की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शंस की ओर चलते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन है मूर्त, पहला है पूर्व, दूसरा मूर्त, तीसरा अमूर्त, चौथा संवेदी। तो ये चारों जो है पियाजे के सिद्धांत से लिए गए टाइप्स हैं। और इन सारे टाइप्स में से जो अभी क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी अगर बात करें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 12 वर्ष के बाद की होती है। और इसकी विशेषता क्या है कि बच्चे की चिंतन, जो तार्किक क्षमता का विकास है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। समस्या समाधान करने की जो क्षमता है वो भी डेवलप हो जाती है। और परिकल्पना भी विकसित करने लगते हैं, यानी इमेजिनेशन भी इनके अंदर होने लगता है। और वास्तविक अनुभव को एक काल्पनिक परिस्थिति में डालकर भी सोचने के लिए कैपेबल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, इसकी जो वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस मैं आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।